की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ऐलान कर दिया कि चुनाव तय वक्त पर होंगे और तारीख के ऐलान से पहले ही अब सियासी प्लानिंग का दौर अपने पूरे रंग में आ चुका है। यूपी की सबसे वीआईपी सीटों में से एक अमेठी की जंग को देखकर ही सियासी तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां एक मंच पर मौजूद पीएम मोदी, सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के गढ़ से चुनावी शंखनाद किया और कांग्रेस, सपा, बसपा पर करारे हमले किए। शहादत के बाद शौर्य के प्रदर्शन पर भी सियासी वार पलटवार होने लगे हैं और यह साफ हो गया है कि यूपी का पॉलिटिकल संग्राम अब शुरू हो चुका है और हो गया है महासंग्राम का शंखनाद। माता की। तो सीमा पर एयर स्ट्राइक हो रही है और चुनावी माहौल में किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्राइक की जा रही है, किस तरह से एक दूसरे पर करारे हमले किए जा रहे हैं। यूपी के मिजाज को समझना हो, सियासी तापमान समझना हो तो पहले इन बयानों को सुनिए। बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अपनी सरकार की कमियों व विफलताओं पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये सब देश की आम जनता से छिपा नहीं है। देश की जनता को आज यह विश्वास है कि कोई भी देश हित का, जनहित का कार्य नामुमकिन नहीं, क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है। कि मेरे साथ आप सब बोलेंगे कि मोदी है तो आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एनडीए गठबंधन दीवार बन करके खड़ा है। तो यूपी की राजनीति में प्रियंका की एंट्री के बाद किस तरह से बीजेपी ने पूर्वांचल पर फोकस किया, उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं की लॉन्चिंग भी पूर्वांचल की सरजमी से हुई और इसके बाद राहुल के गढ़ में किस तरह से आज पीएम मोदी यहां पर ललकारते हुए नजर आए हैं, कांग्रेस को चुनौती देते हुए नजर आए। इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं, सपा बसपा का गठबंधन किस तरह से अब बीजेपी और कांग्रेस के साथ अपनी लड़ाई लड़ता नजर आ रहा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, मनोज सिंह काका हैं, प्रवक्ता सपा हैं, प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता आरएलडी हैं और ब्रिजेश मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे प्रियंका जी आपसे। आज कांग्रेस के गढ़ में चुनावी शंखनाद किया है पीएम मोदी ने और सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार हुआ, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, विकास की उपेक्षा हुई अमेठी में। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि जो है अगर रक्षा सौदों में जो है आप बात करें तो उस समय तो फिर भी एक्शन लिए गए थे, आज की डेट में तो कोई एक्शन लेने कोई नहीं तैयार है। आप जिस तरह से देखिए, आप हर एक एजेंसी जो संविधान की जो रक्षा करती हैं, हर एक एजेंसी को आपने डिस्टर्ब किया हुआ है, आपने उसमें जो है अपनी जो है ताकत दिखाई हुई है। तो मैं समझती हूँ उसको भी जनता देख रही है। जिस तरह से आज आप रैलियां कर रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं अमेठी में जाके पीएम मोदी राहुल गांधी को सीधी। नहीं, चुनौती तो देंगे ही ना। उनके पास और काम ही क्या है, सिर्फ जुमलेबाजी करना, तो उनके पास काम बचा हुआ है। पर आपके भी तो काम गिना रहे हैं, बोलने की अमेठी में तो विकास ही नहीं हुआ, फिर वो बोलेंगे झूठे वादे करेंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर वो बोलेंगे हम 15 लाख अकाउंट में देंगे, फिर कहेंगे वो नोटबंदी से कि जो है आपका जो आतंकवाद है कम हो जाएगा। क्या हुआ? जनता तो ये भी सवाल पूछेगी ना। चुनौती देना, जवानी AK-47 चलाना अलग बात है, जब धरातल पर उसका कुछ काम हो। पर वो तो करे कि आपने सेना के साथ अन्याय किया है, लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया था जी। वो बोलना है कि आपने तो जवानों के साथ अन्याय किया है, देरी हुई फैक्ट्री लगने में, जमीन का अधिग्रहण तक नहीं हो पाया था कांग्रेस के शासन में, अमेठी में विकास नहीं हुआ है, जो गरीबों को आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले। आपने जो मेगा फूड पार्क बंद कर दिया, आपने एम्स नहीं, जो एम्स छोटा कर दिया,
आपने क्या नहीं किया? आपने महिला विश्वविद्यालय बंद कर दिया, हिंदुस्तान पेपर मिल बंद कर दी, आप बताइए IIM जो IIT खुलना था वो बंद हो गया। तो आपने भी तो कसर नहीं छोड़ी, जो योजनाएं चलने वाली थी, जो योजनाएं चलनी थी उसको भी तो आपने बंद कर दिया। आप बताइए, आज आप 5 साल के बाद जा रहे हैं वहां पे, चुनाव के 1 महीने बचा हुआ है, आप कह रहे हैं योजनाएं हम दे रहे हैं। अरे योजनाएं देनी थी आप आते ना, जिस दिन आप इलेक्शन जीते थे उसके उस टाइम पे आते, उस टाइम पे आप योजनाएं निकालते, तब तो आपको विदेशों से फुर्सत नहीं थी, तब आप कांग्रेस राफेल के मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठा रही है और पीएम मोदी यहां पर कहते हुए नजर आए हैं कि उनकी ही सरकार में राफेल आएगा और राफेल पर कांग्रेस झूठ बोल रही है। नहीं, राफेल का रेट बता दें, हम तो झूठ और सच का तो सवाल ही नहीं है, आप रेट बता दो। आप रेट क्यों छुपा रहे हो? सारी चीजें आप मेंशन कर रहे हो, रेट नहीं बता पा रहे हो। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं आइए 2 मिनट हम बहस कर लेते हैं, तो आप करते नहीं हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर नहीं रहे हो, आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप बताइए कहां कौन गलती कर रहा है? अगर आपके मन में चोट नहीं है, आप निकल के सामने आइए ना। आपने कहा मंदिर की डेट बताएंगे, आप मंदिर की डेट नहीं बता पाए। आपने तो जितने मुद्दे उठाए, आपने 370 की बात करी थी कि 370 हटाएंगे, वो भी नहीं हटा पाए। बेरोजगारी का आंकड़ा देखिए, 24 सालों में सबसे ज्यादा है। किसानों की आय 14 सालों से सबसे ज्यादा कम हो गई है। तो ये सब क्या है? आप किसकी हितैषी बने हुए हैं? बेरोजगार खुद चलता फिरता आज एक आंकड़ा है। हरीश श्रीवास्तव जी, आंकड़े की भी कांग्रेसी गढ़ में जाकर पीएम मोदी आज हुंकार भरते हुए नजर आए हैं। एक एक करके जो आरोप कांग्रेस लगाती थी बीजेपी पर, उन्हीं आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया है। किस तरह के संकेत सियासी? देखिए, जो प्रामाणिक आरोप हैं, प्रियंका जी को चाहिए था कि उनका जवाब देती कि आखिर 2009 में जब भारत की सेना ने अमेठी की लड़ाई की बात करिए सर, जैकेट मांगे थे, तो नहीं, अमेठी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, अमेठी पे भी आ रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं बता पा रही? वो राफेल की बात कर रही, राफेल अमेठी की लड़ाई थोड़े है। क्यों नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट दिए? आज मोदी जी ये जो एशियन और इंडो आप ये बताइए कि पिछले 56 महीने में प्रियंका जी जरा शांत रहिए, प्रियंका जी शांत रहिए, आप बोल चुकी हैं, आपके कार्यकाल में आप शांत रहिए, बोल चुकी हैं, कार्यकाल में शहादत हुई है। ऑटोमेटिक झूठ बोलने की मशीन मत बनिए। वो भी तो कांग्रेस पार्टी ऑटोमेटिक झूठ बोलने की मशीन हो गई है। हमारे 44 आपके शहीद पास कैसे हुए, तथ्यात्मक कोई जवाब नहीं है। आप 44 जवान कैसे शहीद हो गए? कोई जवाब नहीं है। अरे कैसे नहीं जवाब है? आप बताइए ना, 44 जवान शहीद हो गए, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहां से RDX आया? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आप कह रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर रहे हैं। बताइए, पीएम मोदी ये कह रहे हैं, हरीश जी, पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अमेठी की जनता की आंखों में धूल झोंका है। बताइए कैसे धूल झोंका है? क्या जवाब है? किस बात का जवाब मांग रहे हैं आप? सत्ता में आप बैठे हैं, जवाब हम मांग रहे हैं आपसे, आप दीजिए ना। विपक्ष में हम बैठे हुए हैं, जवाब दीजिए ना। जनता को जवाब दीजिए, जवाब आपको भी देना पड़ेगा, जनता आपसे जवाब आपको देना पड़ेगा और आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी, महिला आरक्षण आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। प्रियंका जी झूठ बोलने की जो ऑटोमेटिक मशीन कांग्रेस बन गई है, इससे बाज आइए। नहीं हरीश जी, ठीक है, प्रियंका जी आपकी बात आ गई, प्रियंका जी आपकी बात आ गई। हरीश जी, कांग्रेस पार्टी का पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अमेठी की जनता की आंखों में धूल झोंका है। कैसे धूल झोंका, जरा बताइए। शैलेंद्र जी, ये इस तरह से तो बहस नहीं हो सकती। ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी तो मैंने एक शब्द नहीं बोला। अब वो जवाब सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप जवाब दीजिए ना। लोगों को लगता है कि वो हल्ला मचा करके। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बोलिए, आपका समय है, हम तो अभी से बोलने को कह रहे हैं। नहीं, आप प्रचार और ये झूठ केवल हल्ला बचाने से नहीं लोग आपकी बात को सही मान लेंगे। आपको जवाब देना, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछते रहेंगे। तो साहब जवाब दीजिए, बताइए कैसे जनता की आंखों में धूल झोंका है कांग्रेस ने अमेठी में? कांग्रेस ने 2009 में जब भारत की सेना ने बुलेट प्रूफ जैकेट मांगे, इन्होंने क्यों नहीं सप्लाई किया, क्यों नहीं खरीदा? जो सवाल पूछे जा रहे हैं आज बताते हैं। आज जो कॉलेज जो लोकार्पित किया है, 538 करोड़ की योजनाओं को जो लोकार्पण माननीय मोदी जी ने किया है, अभी समय था लोकार्पण करने का, क्यों नहीं किया? अभी समय था लोकार्पण करने का, इलेक्शन के समय, इलेक्शन के समय आपने लोकार्पण किया है। 5 साल आज लोकार्पित किया है, 5 साल ये क्यों नहीं किया? 10 साल सरकार थी कांग्रेस की। ठीक है साहब, हरीश जी आपकी बात आ गई। प्रियंका जी चुप तो रहिए। प्रियंका जी
आपको सुनने का धैर्य तो होना चाहिए। ठीक है, सुनने का धैर्य जनता को भी है। मनोज जी, जैकेट पे चले जा रहे हैं। ठीक है साहब, आपकी बात आ गई, हरीश जी आपकी बात आ गई। मनोज जी, जी, जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है यूपी में, राहुल के गढ़ में जाके जिस तरह से आज मोदी ने हमला किया है, इससे पहले पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां हुई थी, क्या तैयारियां दिख रही हैं? ठीक है हरीश जी आपकी भी बात आ गई, प्रियंका जी आपकी बात आ गई, मनोज जी को बोलने दीजिए। ठीक है साहब, मनोज जी को बोलने दीजिए। आपने अपने प्रस्तावना में एक बहुत अच्छी चीज चलाई, उसमें मोदी जी बोल रहे थे और मैं सुन रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आपका चौकीदार बहुत चौकन्ना है। हमारा चौकीदार इतना चौकन्ना है कि पूरे देश से विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेकर के, नीरव मोदी 1100 करोड़ रुपया लेकर के, मेहुल चौकसी और जितिन जैसे लोग, वो ऐसे देश में भाग गया हिंदुस्तान का पैसा लेके सेंट पिट्स में कि जहां से हिंदुस्तान की इंटरनेशनल ट्रीटी तक नहीं है, उससे हम वहां से वापस भी नहीं ला सकते। तो हमारे चौकीदार इतने चौकन्ना है कि देश को लोग लूट लूट करके भाग गए। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं आपके, तो चौकीदार तो एक बात तो यह साबित हो गई कि चौकन्ना नहीं है बल्कि चौकीदार चोरों के साथी हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं विकास के आप संदर्भ में, तो विकास अमेठी में अगर किसी ने जमीन पर किया है, आप जब साहब वहां जाके आकलन करेंगे तो तमाम 33/11 के लालगंज से लेकर के कई ब्लॉकों में हमारी सरकार ने वहां विद्युत में काम किया। हमारी सरकार बिल्कुल सहमत थी कि वहां ट्रिपल आईटी होना चाहिए। सुन लीजिए साहब, जनता क्या माने, पूरी बात हमारी सुन लीजिए। और हमारी सरकार मेगा फूड पार्क के लिए भी सहमत थी, सब तरह का सहयोग कर रही थी। जो वहां पर एम्स की बात चल रही थी उसके लिए भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा कि हम पूरी जमीन देने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि बातों में और जुमलों में अगर हिंदुस्तान में कोई आगे है और चौकन्ना है तो वो चौकीदार है निश्चित रूप से, लेकिन कर्म में और अपने सिद्धांत में और व्यवहार में अगर कोई आगे है, ठीक है, तो मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव जैसा नेतृत्व होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जो 18 लाख लैपटॉप यूपी में बटा, अखिलेश यादव जी जैसा ऐसे व्यक्ति, अखिलेश यादव समाजवादी लोग आए और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग आए कि वही 18 लाख लैपटॉप पूरे देश में 18 करोड़ में तब्दील हो जाए। जो 55 लाख माताओं बहनों को पेंशन मिला वो 55 करोड़ में तब्दील हो जाए। वो तो कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में विकास हुआ ही नहीं। विकास, अच्छा आप उस पर भी आ रहे हैं। अब मैं हरीश भाई से और खास करके बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं ये लोग। नहीं तो बीजेपी से क्यों सवाल करें, आप कांग्रेस से भी पूछिए। अभी मैं सबसे पूछ रहा हूं सवाल साहब, आपका डाला हुआ सवाल नहीं, मुझे भी बोलने दीजिए शैलेंद्र भाई प्लीज। मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी आप जीडीपी का रेट देख लेंगे तो नाउअडेज इकोनॉमिक्स टाइम्स का इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आकलन है कि जो इस समय जो जीडीपी चल रही है वो 6.6 की चल रही, इनका जो है एस्टिमेटेड था 7.2। कोई ये जो टारगेट किए हुए थे विकास के माध्यम में लक्ष्य, चाहे सामाजिक चाहे आर्थिक चाहे राजनीतिक, कोई उसको कोई भी लक्ष्य बीजेपी पाई नहीं। सिर्फ बीजेपी ने झूठ बोला है। आज लक्ष्य और एक्सपेक्टेड जीडीपी पर बहस क्यों, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अलग बता रहा है, बता रहा है एक्सपेक्टेड जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलग बता रहा है, तो उसमें आप क्यों फंसा रहे हैं? सरकारी आंकड़े हैं कि देश में प्रति घंटा एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये 10,000 सालाना है। हमारे आंकड़े नहीं साहब, मतलब प्रति घंटा ने, तो साहब ये तो 1999 से यही कहानी है, 10,000 किसान सालाना आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो 1999 से कहानी है। आंकड़े साहब बता रहे हैं, 24 घंटे में 48 किसान कर रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 1999 से लेकर 2015 तक 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो क्या ये किसी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है सियासत में? ये है, हम लोग तो उस जिम्मेदारी को मानने वाले लोग हैं। किसानों के बेहतरी के लिए अखिलेश यादव जी ने अपने रेज्यूम में किसान दुर्घटना बीमा जो 1 लाख रुपए थी साहब, उसको उन्होंने 5 लाख रुपया किया था। किसानों के संबंध में हमने सोलर पाइप से लेकर के तमाम किसानों के लिए सब्सिडी दिया हुआ। हरीश जी को बोले, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया, हरीश भाई ने क्या किया कि उनके डीएपी के बोरे से और नाइट्रोजन के बोरे से 5 किलो इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, हरीश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद रोहित जी के पास आएंगे। ठीक है, अब हरीश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद रोहित जी के पास आएंगे। ठीक है, हरीश जी बोलिए। हमने कहा कि देश का चौकीदार इतना चौकन्ना है कि मिशेल मामा और जिन लोगों को बैंकों को लुटा के इनकी सपा समर्थित यूपीए सरकार ने भगा दिया था,
उन सबको पकड़ पकड़ के ले आ रही है। अरे आप लाइए ना, मैं कोई चौकी- बचने वाले मैं नहीं कह है। तो रहा हूँ, नीरव इसी मोदी कहाँ चौकीदार है? की चौकसी विजय माल्या कहाँ है? इसी ये चौकसी से सारे सब घबराए भागने- हुए हैं। और मैं एक इनका जो प्रश्न- हल्ला है शैलेंद्र जी, नहीं, हल्ला ये नहीं जब सर। चोर चोर कितना मौसेरे काला भाई धन वाली जो कितना काला एक धन कहावत लेके है आए हैं आप? भारत में, आप उसी का कारण है आप कि सपा कम से कम बसपा सरकार है, कांग्रेस जब आप का आज जो बताइए ना कोरस कि आप एक हो कब रहा लाए? है वो आप काला धन चौकीदार कब की लाओ? चौकसी रोहित है। काला धन आप आपने काला मुझे धन बताइए, आपके सवाल आ गए। सबके अकाउंट में ये- चले जाएंगे पूरे देश में। श्रीवास्तव जी, हमारे एक ये प्रश्न का आप जवाब चौकीदार दे की दो। चौकसी आप है काला धन कि 1 जितने रुपया चोर लाता है हैं, क्या? ठीक है, काले धन सबको के पकड़ सवाल काला को बाद धन में जवाब काला मिलेंगे। धन रोहित घुसा अग्रवाल रही जी को है। बोलने दीजिए। अंदर। रोहित अग्रवाल जी, वो जिस तरह की मिशेल स्थितियां मामा बन रही भी हैं, आए। जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं एक दूसरे पर काउंटर अटैक हो रहा है, खुद आज मायावती ने भी और बीजेपी माल्या पर भी आ रहे हैं। लगाया। ये जो रो रहे हैं, लड़ाई अब यहाँ पर रोने पेचीदा वाले होती है। लोग, रोहित जी को बोलने जमानत पे दीजिए। लोग, अब रोहित जी को बोलने दीजिए ये जो साहब। ईडी की जांच में ठीक है फंसे साहब, लोग, सबको मौका दीजिए, ये सबको सब मौका लोग दीजिए। रोहित जी जो को बोलने चोर दीजिए। चोर मौसेरे भाई होकर के एक झूठे समझ गई जनता, समझ हरीश गई भाई, जनता, मनगढ़ंत आरोप रोहित जी को लगाना, बोलने दीजिए। ये इनकी कसरत बन गई है। ठीक है, सबसे- हरीश जी, रोहित जी को बोलने दीजिए। रोहित जी को बोलने भारतीय दीजिए। जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ विकास चुका के है। मुद्दे पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। सिर्फ विकास विकास चिल्ला चिल्ला के विकास नहीं हो जाएगा, विकास करने से होता है। ठीक है ना, खाली कहने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला बना लिया है विकास, ठीक है ना, जिसको ये सुबह से लेकर शाम तक माला जपते हैं। ये इसके अलावा इनके पास- राइफल की फैक्ट्री अरे जमीन अभी पे तो है, आप बात आसमान कर में रहे नहीं थे है। कि ये कागज में नहीं है, अब वो आपको क्या काले हो गया जो लोग जी? कागज एक बार की है, बोलिए, जमीन पे हरीश जी, है, एक बार आसमान में नहीं है। अब और रणजी के प्रवक्ता महोदय जरा जाके देख आइए, ये कागज पे विकास करने वाली सरकारें विदा हो गई। कंप्लीट हुई हो कागज योगी पे जी की सरकार- सरकार में कागज एक भी पे भर्ती दिखा दो जो परियोजनाएं करने वाली एक्चुअल सरकारें में हुई विदा हो। हो गई हैं। सारी अब भर्तियां जो कोर्ट में सरकार है वो पड़ी हैं। धरातल पे काम सारी करती भर्तियों है। के पेपर जरा आउट हो चुके देखिए। हैं। नहीं साहब, बीजेपी हरीश बोले जी, कि किसानों को राजपूत सबसे बड़ा लाभ दिया है उन्होंने। रोहित अग्रवाल जी, की जनता को आप सच भ्रमित नहीं नहीं हो कर जाएगा। पाएंगे। आपके चिल्लाने झूठ से के- कृषि दर गिर झूठ गई का है। बाना ओढ़ने से भारत के इतिहास में आपका पहली झूठ बार सच ऐसा नहीं हुआ हो है कि सकता। नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं साहब, वो तो कह रहे हैं कि हमने कृषि किसानों को बड़े लाभ 1.5% दिए हैं, 2000 रुपए का सीधा लाभ दिया है। अच्छा, 2000 रुपए के बाद में आपने बहुत अच्छी बात कही साहब। ये 2000 रुपया मैं पेपर दिखा सकता हूं, मैं पेपरों की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र में नासिक से लेके उत्तर प्रदेश में जौनपुर के किसानों का जो इन्होंने 2000 रुपया डिपॉजिट किया और जैसे किसानों के खाते में आया कि 2000 रुपया हैज बीन क्रेडिटेड योर अकाउंट, और 2 घंटे बाद ही जैसे मोदी जी गोरखपुर से उड़ते हैं वैसे किसानों के खातों से पैसे भी उड़ जाते हैं। उसकी रिपोर्ट है नहीं, मेरे वो तो पास। पीएम मोदी बोल हरीश रहे थे भाई, कि जब वो कहेंगे अखबार मैं के दिखा खाते में दूंगा। चले वो जाते कह रहे थे हैं। हरीश भाई, वो हरीश मनोज भाई, काका कम से के कम खाते में चले अरे जाते यार, हैं। आलोचनाओं को लोगों सुनना को सीखो। ठीक है साहब, ऐसी आपकी सब बात आगे बातों ब्रिजेश जी, को ठीक है, खत्म ठीक है करो। साहब, अपने सियासी सही सवाल हो- जवाब जारी रहेंगे, आरोप सियासी नहीं सवाल सुन जवाब पाते जारी हो रहेंगे। झूठ जनता बोलने क्या से- समझ रहे हैं तमाम झूठ लोग। बोलने हमारे से पास ठीक है नहीं साहब, आने वाली है। जनता का भी विषय आ जाए। झूठ को- ब्रिजेश जी, ठीक है, हरीश भाई, ब्रिजेश जी, जिस तरह के हरीश समीकरण भाई, यहाँ ये पर आपके सामने आना चाहिए। 8,000 रुपए ठीक किलो है। का मशरूम खाने झूठ वाले के लोग हैं। शहंशाह आप हो। किसान को 2000 रुपए का लॉलीपॉप देके ये समझ रहे ठीक है, हैं कौन कि वोट लॉलीपॉप खरीद दे रहा है और लेंगे किसान का। रियलिटी क्या है, इस पे चर्चा कर लेंगे। वो भी ब्रिजेश जी, नहीं दे पाए, ठीक है वो भी साहब, पैसे ठीक है वापस साहब, हो गए। अमेठी की हमारे लड़ाई पास को हम देख रिपोर्ट लें, है, आप उसको पूर्वांचल की दिखवा लड़ाई को लीजिएगा, देख लें, जौनपुर और का जिस है। तरह से विकास के मैंने मुद्दे कहा को ना कि अमेठी में बहुत जाकर काका पीएम साहब मोदी के ने खाते में उठाया, चले गए, सब कांग्रेस क्रेडिट पर हो गए पलटवार उनके किया, खाते में। किस तरह से आप लेते हैं और इसे किस नीति का हिस्सा मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जब से पिछले 2 महीनों से कैंपेन में एक नया कैरेक्टर आया है बजट के बाद से। अब जो वोटिंग होगी, चूंकि ये राष्ट्रीय चुनाव हैं, तो जो वोटिंग होगी वो बिजली और पानी, सड़क, स्वास्थ्य, किसान योजनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा परचेजेस और आतंकवाद, अलगाववाद, इन जैसे मुद्दों पर आएंगे। अभी हम लोग जो पूरी डिबेट कर रहे हैं, जो हमारे सारे साथी बैठे हुए हैं, ये लोग बड़ा ही क्षेत्रीय मुद्दे पर चले गए और इतना फोकस जो है, ये बहुत बड़ा देश है, 545 सीटें हैं संसद में, और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर के आपके पंजाब बॉर्डर तक पूरा देश जो है वो पूरे राष्ट्रीय जो नेशनल पर्पज है उनका, उनको उस पर्पज से वो सोचेंगे। तो आप ये समझ करके चलिए कि जो मुद्दे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मुद्दे उतने राष्ट्रव्यापी नहीं हैं, ये नेशनल इलेक्शन है। और हम आपको बताएं कि अब जो मैंने जो मुद्दे गिनाए, आने वाले समय में इस पर चर्चा होगी और बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक सवाल ट्रेंड कर रहा है कि भाई हमको MiG-21 से क्यों लड़ना पड़ा, क्यों लड़ना पड़ा MiG-21 से, जो कि 2nd जनरेशन का फाइटर प्लेन है।
तो अब प्रश्न उठेगा कि कौन सा राजनीतिक दल कितने दिन शासन में रहा और वो क्यों नहीं कर पाया। तो उन्हीं सवालों का जवाब तो रैली दे रहे हैं, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं नहीं, कि आरोप से नहीं होगा। देखिए एक मिनट, जब आपकी सत्ता अभी आप सत्ता में नहीं है, अभी आप सत्ता में नहीं है तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो टाइम सील हो गया ना, वो टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम में आप वापस जाकर के जवाब नहीं दे सकते। तो मैंने ये कहा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे अब चुनाव उस पर होगा, और अब ये चुनाव क्षेत्रीय और बिल्कुल लोकलाइज्ड मैनर। यूपी की लड़ाई को देखें तो यूपी की लड़ाई अगर देखेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अमेठी में जाकर इससे पहले कोई गैर कांग्रेसी पीएम वहां पर गया नहीं। ऐन चुनाव से पहले जब तारीखों का ऐलान होने वाला है, पीएम मोदी वहां जाते हैं, सौगात देते हैं और एक एक करके नहीं। देखिए राहुल गांधी पर मैं सिर्फ एक बात बताऊं, पीएम मोदी भले वहां गए हैं, मैं समझता हूं वहां पर तो मुझे राहुल गांधी को ऐसा नुकसान नहीं दिखाई पड़ता कि वो चुनाव हारेंगे, क्योंकि पहले से भी उनको सपा बसपा वगैरह वहां पे अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे हैं, वॉकओवर दे दिया। जी हाँ, वॉकओवर दिया हुआ है, इसलिए एक तरह का अप्रत्यक्ष समर्थन है। और मैं नहीं समझता हूं कि वहां वो हारेंगे, वो एक प्रतीकात्मक रैली जरूर है। मैं नहीं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा समझदार नेता, पर उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश से राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के जो नया वातावरण निर्मित हुआ है, वोटिंग उस पर जाएगी, और अब ये किधर जाएगी ये जनता बताएगी। ठीक है, जनता बताएगी। प्रियंका जी, जनता बताएगी, लेकिन तैयारियां आपकी क्या कर रही है? पूर्वांचल से आपने एंट्री कराई थी प्रियंका गांधी की, वहां पे ताबड़तोड़ रैलियां की, अमित शाह भी वहां पर गए, महत्वाकांक्षी योजनाओं की लॉन्चिंग वहां से हुई, और अब यहां पर आपके गढ़ में जाकर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, सवाल हमेशा विपक्ष पूछता है और जवाब हमेशा सत्ताधारी पार्टी देती है, पर यहाँ उल्टा है। ये हम इसे सवाल पूछते हैं और फिर कहते हैं कि जवाब तो ये दे नहीं पाए। अरे हम क्या जवाब देंगे? जवाब तो जनता आपसे मांग रही है। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने जितनी भी चीजें बोली वो सारी करी ना। आप 3 राज्यों के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने किया। तो अभी उन्होंने कुछ और चीजें भी की हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि न्यूनतम आय की गारंटी वो देंगे। उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो शहीद हैं, जिन बातों को लेकर आप पीएम मोदी से सवाल करती थी, उन्हीं सवालों पर उन्होंने हमले किए आज। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं प्लीज। उन्होंने कहा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो वो दर्जा देंगे। और उन्होंने कहा है पुरानी पेंशन की भी बहाली करेंगे, 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। तो जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, मैं समझती हूँ कि अपने कार्यकाल में उन्होंने उन सारी बातों को पूरा किया है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो वो वादे कर रहे हैं वो झूठ नहीं कर रहे हैं, वो उस पर पूरा तरह से पूरा होमवर्क करके उसके बाद कर रहे हैं। किसानों की उपेक्षा का भी आरोप लगा है, बोला कि किसानों के नाम से जमीन ले ली गई और काम नहीं हुआ। नहीं, तो वो तो जमीन उन्होंने वापस की। आप देखिए, जब भी भूमि अधिग्रहण का बिल जो हम लोग लेके आए थे, वो इन्होंने आते ही खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए आप, जमीन जो अगर टाटा को जमीन दी गई थी तो वो वापस की गई जमीन किसानों को। इतना बड़ा काम तो आज तक नहीं हुआ। से कौन अपनी सियासी जमीन यहाँ पर तैयार कर रहा है, और राहुल के गढ़ में जाके मोदी की इस गर्जना के क्या कुछ सियासी मायने हैं, दूसरे दलों की क्या तैयारी है, मायावती के हमले किस तरह के इशारे करें, इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सवाल यही है, जब राहुल गांधी के गढ़ में जाकर पीएम मोदी ने यहां पर चेतावनी दी है, चुनौती दी है, और पेशकश जिस तरह से उन्होंने रखी है यहां पर तमाम मुद्दों पर बात करने को लेकर, उसके बाद किस तरह का संदेश गया है, क्या ये शंखनाद अब यूपी का सियासी तापमान बदलेगा? हरीश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से राफेल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिला, और आज राहुल के गढ़ में जाकर, अमेठी में जाकर राफेल पर बात हुई, रक्षा सौदों को लेकर बात हुई, किस तरह के संकेत? नहीं शैलेश जी, देखिए कि बहुत अस्पष्ट बात है कि आज अगर मिग विमान उड़ाने पड़े तो केवल इसलिए न कि राफेल नहीं था। अगर तो कह रहे हैं कि सरकार में राफेल उड़ेंगे, 10 साल रही यूपीए सरकार, कोई भी तो था। नहीं, जो बात मैं कह रहा हूं उसको जरा पूरी बात आने दीजिए। मैंने ये बात कही कि पूरे 10 साल यूपीए सरकार ने इस सौदे को पेंडिंग रखा, निर्णय नहीं लिया। उसके क्या निहितार्थ थे, क्या निहित स्वार्थ था, ये यूपीए ही जान सकती है। और उसी राफेल को वो ना आने पावे, तरह तरह के स्वांग जो रच रहे हैं राहुल गांधी, ये भी देश के सामने है। आज जो रक्षा आवश्यकताएं हैं, आखिर ये इतनी इंडिसिसिव सरकार क्यों रही? ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाई, ये असॉल्ट राइफलें नहीं दे पाई, ये असॉल्ट राइफल जो बनाने का कारखाना यहाँ रसा के सहयोग से लगना था, उसमें ये तय नहीं कर पाए कि ये कहाँ बने, जमीन कहाँ है, क्या बनाना है। और 1 साल में सरकार ने निर्णय लिया, उसको बना के लोकार्पित कर दिया।
जो इंटर कॉलेजेस अमेठी में लो, आज प्रधानमंत्री जी ने 2 इंटर कॉलेज का लोकार्पण किया, और ये जो स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का जगदीशपुर में लोकार्पण किया, अमेठी के बस स्टेशन में विश्राम गृह का लोकार्पण किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया, सीएमओ के कार्यालय का लोकार्पण किया। तो ये सांसद हैं इतने दिनों से, ये 500 यही सवाल उन्होंने किया, यही सवाल किए उन्होंने। जो प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण करने के लिए वहाँ की जनता के लिए, ये भी बताइए जनता को 5 साल तक कहाँ थे आप? 5 साल में बचा 1 महीना, तब आप लोकार्पण कर रहे हैं। अरे क्या आप लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं जनता को? कौन सा लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं आप जनता को? फिर से एक जुमला दे देंगे आप और जुमला लेके लोग खुश हो जाएंगे। आप इस भूल में मत रहिए, जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है, एक काम जनता के हित के लिए नहीं कर पाई, एक काम देश के हित के लिए नहीं कर पाई, एक काम देश की मजबूती के लिए नहीं कर पाई, तो इसकी जवाबदेही कौन होगी? कांग्रेस या क्या सोचती है कि उसको पब्लिक डोमेन में जाएंगे, उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा? आप किस तरह से उसको भुना रहे हैं, इनके नेता, चुनावी इनके रैली में, ठीक है, चुनावी रैली में भुना रहे हैं। ठीक है, आपके सवाल को रोहित अग्रवाल जी, मायावती ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गठबंधन की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा, पीएम मोदी पर निशाना साधा, किस तरह का माहौल बनता देखा? ठीक है, रोहित अग्रवाल जी को बोलने दीजिए, वातावरण रोहित अग्रवाल जी को बोलने चाहती है। ठीक है हरीश जी, रोहित जी को बोलने दीजिए, संभव नहीं है। ठीक है रोहित जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक अब 2019 में कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। अब जब इनको समझ में आ गया है कि जनता हमको पूरी तरीके से नकार रही है, तब नए नए तरीके के लोकार्पण के ये लॉलीपॉप जनता के सामने रख रहे हैं। इन्होंने 15 लाख का भी वादा किया, बता रहे कि उन्होंने जवाब दे दिया है, कल संदेश दे दिया, विकास के तमाम काम भी गिना रहे हैं, किसानों को भी सहायता भी दी। आपको 5 साल तक नहीं दिखा था, अब 5 साल बाद आप लोकार्पण करने आए हैं। काम कब करेंगे? पास कुछ करने के रहे वो खोखा गाल बजा रहे हैं रोज जैसे। पर साहब रक्षा सौदा में देरी का भी सवाल उठा रहे हैं, सुविधाओं पर भी सवाल कर रहे हैं, किसानों को सुविधाओं पर पार्टी की पूरी तरह साफ हो गई। 5 साल तक किसानों की याद आई, ना उद्योगपतियों की याद आई, ना युवाओं की याद आई। अब 5 साल बाद याद क्या आया? लोकार्पण। क्योंकि चुनाव में जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या बताएंगे? लोकार्पण बताएंगे। मनोज सिंह जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी अब तेवर दिखा रही है, अपने काम गिना रही है, विकास के मुद्दे पर विपक्ष को चुनौती दे रही है, किस तरह से आप लेते हैं और कितनी चुनौती बढ़ी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कम से कम अपनी आलोचना और अपनी गलतियों को स्वीकारते नहीं है। और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मैं श्रीवास्तव भाई से बस यही कहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का नाश आ गया है और उसका विवेक मर सा गया है। इसी राजधानी में आलमबाग में क्या कहता है? मुख्यमंत्री के नाक के नीचे अपराधी दिन दहाड़े व्यवसायियों को लूट रहे हैं और गोलियां चलाते हुए जा रहे हैं, और ये पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसके बरक्स बल्कि योगी जी रोज ये भाषण देते हैं, रोज आए दिन, कि कानून व्यवस्था सुधर रही है। और मैं समझता हूं कि तो यही कम से कम सुनना सीख लीजिए हरीश जी, कम से कम सुनना सीख लीजिए। आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप दूसरे को बोल रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है साहब, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अपराध इस 2 सालों में बढ़े हैं, और सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अगर सबसे ज्यादा पूरे देश में किसी सरकार को नोटिस मिली है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली है। अब हरीश भाई जी जैसे लोग अब सुनने को तैयार नहीं है कि इनकी हालत क्या है, और आप इनको के बाहर जा रहे थे किसान, आप क्या बात करेंगे? आपको तो आपको सुन लो यार, हालत नहीं होने वाली है जो नूरपुर में हुई, जो कैराना में हुई, तो बीजेपी को मैं कहते जा रहा हूँ कि बीजेपी की संख्या वही होगी। आप तो कम से कम बीजेपी की संख्या वही होगी कि ये गिनने में भी किसकी क्या हालत है, लेकिन फिलहाल माहौल यहाँ पर बदल रहा, मोमेंटम यहाँ पर चेंज हो रहा है। 25 फरवरी से पहले तस्वीर कुछ और थी और 25 फरवरी के बाद अब तस्वीर कुछ और हो रही है, जिसके बाद हर किसी को सवाल का मौका मिल रहा है, जवाब का मौका मिल रहा है, लेकिन माहौल
माहौल किसके लिए बन रहा है और सवाल किसके लिए बचे हुए हैं। पीएम मोदी ने जाकर कांग्रेस के गढ़ में चुनौती पेश की है। 25 तारीख के बाद किस तरह से मोमेंटम चेंज हुआ है, जिस तरह से स्थानीय मुद्दों के जगह अब राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दी जा रही है, इसका यूपी की राजनीति में क्या कुछ असर होगा और जिस तरह से रणनीति पहले थी क्या उसमें तब्दीली देखने को मिलेगी। ब्रजेश मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से 25 फरवरी के पहले के दृश्य देखें यूपी में सियासत के और आज की तस्वीर देखें, मोमेंटम चेंज हो चुका है, मुद्दे चेंज हो चुके हैं और अब हर किसी के लिए फिर से रणनीति पर मंथन का दौर। रणनीति पर मंथन का दौर जरूर आएगा। याद करिए, जब हमने उरी अटैक का बदला लिया था तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और उसके नतीजे क्या थे हम सब लोगों ने जाना। अब देखिए, जो हमारे विपक्षी दल हैं उनको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। एक दूसरा ही माहौल था बजट के पहले, उसके बाद जितना घटनाक्रम देश में हुआ है तेजी से, जैसे अब जो मुद्दे होंगे वो राष्ट्रीय चुनाव के मैं आपको गिना दूं। स्वच्छता है, किसान है, बिजली है, गृह निर्माण है, टैक्स है, अर्थव्यवस्था है, नेतृत्व की क्षमता है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, मध्य वर्ग की दशा और गरीबों का उत्थान। ये 10-12 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर देश भर में मंथन होगा और ये चुनाव जो होगा, चूंकि ये राष्ट्रव्यापी चुनाव है, अगर यही मुद्दे हैं तो फिर किसके लिए किस तरह की चुनौती बनती नजर आ रही है और कौन फायदे में ज्यादा दिख रहा है? अब मैं बता दूं, सभी राजनीतिक दलों के लिए, जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए भी चुनौती है और जो विपक्ष है इनके लिए भी चुनौतियां हैं। और अब ये देखना पड़ेगा कि जनता जिस प्रकार के गठबंधन बनेंगे और जिस प्रकार के प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे उन लोकसभा सीटों से, उनके प्रति जनता की क्या राय है, उनका जो है मतलब एक अतीत कैसा है, उनका रिकॉर्ड कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। एक नई बात भी इसमें डाल दूं, अब इस बार जो प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे, सभी राजनीतिक दलों को ये देखना पड़ेगा कि उनका जो है परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हुई है, इस बात को सबको ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा, कोई भी राजनीतिक दल हो। और केवल मैं नहीं समझता हूं कि केवल जनता में जाकर के भाषण देने से काम बनेगा, ये मैं नहीं मानता। ठीक है प्रियंका जी, किसान के मुद्दे पे आपने कर्ज माफी का कार्ड चला था, बीजेपी ने यहाँ पर एक मुश्त रकम दी है, किसानों के मुद्दे पे आपसे सवाल कर रहे हैं, रक्षा सौदों पर आपसे सवाल कर रहे हैं, बदले मोमेंटम में क्या कुछ स्थिति? देखिए, जनता देख रही है जिस तरह से जो है रैलियों में ये बिजी थे। जो पिंटू बेगूसराय के जो शहीद थे उनका शरीर, पार्थिव शरीर आया, पर कोई भी सत्ताधारी जो नेता है वहां पहुंचा नहीं। तो ये भी तो जनता देख रही है। आप किस तरह से चुनावी रैलियों में जो हमारे 44 शहीद थे उनकी फोटो लगाकर आप जो है चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है बड़ी बड़ी जो होल्डिंग्स होती हैं उसमें हमारे शहीदों की फोटो यूज कर रहे हैं। इस तरह से आप इलेक्शन लड़ेंगे क्या? शहीदों की चिताओं पर अब जो आया आप इलेक्शन लड़ेंगे? पर विकास के मुद्दे पे बड़ा सवाल कर रहे हैं आपसे। विकास के मुद्दे पे भी आप आ जाइए। इन्होंने कहा कि हम जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 कहाँ है स्मार्ट सिटी? इन्होंने कहा हम रोड के गड्ढे भरेंगे। कहाँ हैं गड्ढे? क्या आपको लगता है कि पूरा भारत साफ हो गया? हमें तो कहीं से नहीं लगता। आप देखिए, सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, उन जो हमारे जो किसान हैं उनका अनाज खा जा रहे हैं। आप बताइए क्या किया आपने? ठीक है, मॉब लिंचिंग जो पहले होती नहीं थी, आप सड़कों पे चले जाइए, मॉब लिंचिंग हो जाती है। किसी के फ्रिज में अगर बीफ रखा है वो पता चल जाता है, पर 300 से ज्यादा कुंटल में जो है आरडीएक्स पहुंचता है वो नहीं पता चलता। किसकी नाकामी है ये? हरीश जी जवाब दीजिए। राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं लेकिन क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं, किसानों की समस्याएं हैं, विकास का मुद्दा है, स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं, बताइए। देखिए, आज किसान खुशहाल हुआ है पूरे तभी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, तभी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। किसान खुशहाल है तभी वो जो है रैलियां कर रहा है, तभी आप उस पर गोलियां चला रहे हैं, तभी किसान खुशहाल है। कैसे कहा आपने किसान खुशहाल है? बहुत भाषण मत दीजिए, आप बोल चुकी थी, कम से कम शांत बैठिए। ये सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता नहीं है आपकी, ये सभ्यता आप नहीं है। आप महिला हैं, आप अपने काम बता दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। ये कौन सी बात है कि हर बात पे हर सेंटेंस जाती है? ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप शांत बैठिए। नहीं, आप शांत बैठिए। जवाब आप बोल दीजिए, जवाब तो दीजिए ना साहब, जवाब नहीं, जवाब नहीं ले आप हर सेंटेंस ठीक है प्रियंका, हरीश जी को बोलने दीजिए, हरीश जी को बोलने दीजिए। बताइए क्या तैयारी है आपकी चुनाव के लिए? हरीश जी बताइए। शैलेंद्र जी, जिन लोगों के साथ ये लोग खड़े थे उन्होंने 1,16,000 किलोमीटर सड़कों में गड्ढा किया था, जिसको योगी सरकार ने भरने का काम किया, और 37,000 किलोमीटर लंबी सड़कें का पुनर्निर्माण किया। विकास के कई काम किए हैं आपने। 341 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रही है। गोरखपुर
लिंक एक्सप्रेस वे बना रही है, मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेस वे बना रही है, 5 साल के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इनको विकास नहीं दिखाई जनता का पड़ता। कितना मन बन रहा साहब, ये बताइए ना, जनता का कितना मन बन रहा आपके साथ? हताशा से भरा हुआ है, हताशा से भरा हुआ है। रोहित अग्रवाल जी, जिस तरह से गेहूं झूठ बोलने से गन्ना ये जितने एक्सप्रेस वे आपने बता दिए, इनके अभी टेंडर तक नहीं है। एक वित्तीय झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। चलेगा। बता रहे हैं 5 साल बीत गए, नहीं हुए, जितने आपने एक्सप्रेस वे बता दिए, तो झूठ कब तक बोलेंगे जनता से? किसानों की बात करते हैं, इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसान को अपना पेशाब पीना पड़ा है विरोध दर्ज करने के लिए। किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया है। गाजियाबाद में आपने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। आप किसानों की बात करते हैं, गन्ना किसानों का आज ठीक है साहब। मनोज सिंह जी, आप किसानों मनोज सिंह जी, की बात करते हैं। माहौल यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए 25 फरवरी के बाद बदला है, बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है। आपके सामने क्या कुछ विकल्प? मैं बस हरीश भाई से इतना कहना चाहूंगा कि आपने कुंभ में कैबिनेट की मीटिंग करके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करी। अभी बात हुए ही चंद दिन हुए, तब तक आप इतना ज्यादा जब झूठ बोलेंगे तो आप थोड़ा सुन लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि वो बन रही है, अभी आपकी वो कागज पे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है, जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादियों ने 8 लेन को नहीं, वो कह रहे हैं कि सपा के विकास को 6 लेन कर दिया, 2 लेन घटा दिया। और जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोगों ने सारी सुविधाएं फ्री की थी, उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे शौचालय का भी 2 रुपया लेंगे। और इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 4200 करोड़ रुपया तो कुंभ पे खर्च करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपका स्वागत हम और तब करते हैं जब कम से कम 42 जो जवान हमारा शहीद हुआ है उसके परिवारों को 1-1 करोड़। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर कई तरह के हैं। मैं बहुत खुश होता, मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि आप शहीद परिवारों के वक्त की कमी हमारे पास। सवाल कई तरह के हैं, लेकिन अब बदली हुई स्थितियों में कौन यहाँ पर नफा लेता नजर आ रहा है, किसको नुकसान हुआ है, रणनीति बदलने का वक्त किसके लिए और रणनीति पर मंथन का वक्त किसके लिए, ये पार्टियां तय करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। you